नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। साल 2022 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस है बूथ मैनेजमेंट पर। दरअसल सत्तासीन पार्टी बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता को गंवाना नहीं चाहती है। हर एक पहलू पर काम हो रहा है, क्योंकि कहा यह जाता है कि केंद्र का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर के ही गुजरता है। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ये नहीं चाहती कि जरा सी भी चूक किसी भी तरह की हो, और इसलिए पार्टी अपना बूथ मैनेजमेंट और मजबूत कर रही है। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी का ये बूथ मैनेजमेंट कैसा होगा और क्या इस बार का बूथ मैनेजमेंट फिर से बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाएगा। इस पर सवाल तो बनता है। तो ये तो आप जानते हैं कि बीजेपी जब भी सत्ता में आती है उसके पीछे उसका एक सफल जो रणनीतिक तौर पर आप देखें कि एक मंथन होता है, और इसलिए बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट को लेकर के आपने देखा होगा कि इससे पहले भी कई बार चर्चाएं होती रही हैं। बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, उनके बड़े जो नेता हैं, जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, उसका फोकस बूथ मैनेजमेंट पर रहता है, जिसमें पन्ना प्रमुख से लेकर के आप देखते हैं कि ऊपर तक एक पूरी कड़ी है। और इसको और अधिक मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों में उतरने वाली है। लेकिन इस बार चूंकि जो चुनौतियां हैं वो भी बड़ी हैं। 5 साल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है और इसलिए विपक्ष इस समय बेहद आक्रामक है अपनी अपनी रणनीतियों के साथ। आप देख रहे हैं कि विपक्ष भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी अपनी जो रणनीति है उसको फुल प्रूफ कर लेना चाहती है, ताकि उसको किसी भी तरह की चूक इस चुनाव में न रहे और उसको इसका किसी भी तरीके का खामियाजा न भुगतना पड़े। और इसलिए आप देख रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर के पन्ना प्रमुख तक हर कोई अपने बूथ को मैनेज करने में लगा हुआ है, और इसलिए बूथ के ही सहारे जो वोट है उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया जाए, यह सबका फोकस है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फोकस सभी पार्टियों का इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में आने का है। चाहे आप प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को देखें, तमाम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करते हुए अखिलेश यादव लगातार सत्ता में वापसी के दावे कर रहे हैं। अन्य पॉलिटिकल पार्टीज भी जो गठबंधन में नहीं हैं, उनके भी अपने दावे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए काम के आधार पर और केंद्र सरकार की योजनाओं को भी बताते हुए, गिनाते हुए, इन सब को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जिस एजेंडे को लेकर के चल रही है उसमें बूथ मैनेजमेंट भी आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की बैकबोन है। और जहां जहां भी या जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत को दर्ज किया है उसमें बूथ मैनेजमेंट का एक बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछली बार यानी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बूथ मैनेजमेंट ही आप देखेंगे तो सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था। और ऐसे में एक बार फिर से इसको और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को और सुदृढ़ करने वाली है। अब इसका जवाब विपक्षी पार्टियां कैसे देंगी, वो अपने रणनीतिक तौर पर अपना जो संगठनात्मक ढांचा है उसको और कितना मजबूत कर पाएंगे, और इसका असर विधानसभा चुनाव में कैसे देखने को मिलेगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बूथ के जरिए यूपी फतह करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है और एक एक बूथ जीतने के लिए बीजेपी कमर कस रही है। तो ऐसे में अब विपक्षी खेमा इसको किस तरह से काउंटर करेगा, सवाल यह भी है। और अब जनता के बीच में चूंकि सभी पार्टियां अपने एजेंडे को लेकर के जा रही हैं, मौजूदा पार्टी अपने किए गए कामों का जिक्र कर रही है, अपने विकास कार्यों को बता रही है, जो जनता से वायदे किए उनमें से कितने पूरे हुए, उसका लाभ कितना मिला, ये जनता को बता रही है। तो विपक्ष ये बता रहा है कि सरकार किन बातों को पूरा नहीं कर सकी या सरकार की नाकामी क्या रही है और क्यों सत्ता में इस बार जनता उनको वोट करेगी, ये बात भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है जनता को कि कैसे अगर उनकी सत्ता आती है तो फिर वो जनता के लिए क्या कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमेशा ही उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प होने के साथ साथ महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश की जो सत्ता है यानी कि जो केंद्र का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश के ही सहारे खुलता है। और जब जब जिस पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना वर्चस्व कायम किया है, केंद्र के अंदर भी उसकी जो सत्ता है वो काबिज हुई है। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप इसको केंद्र की राजनीति के साथ भी जोड़ें, चूंकि आबादी के लिहाज से देखें तो सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है और इसलिए इस सूबे का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इस बार भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सियासी फिजा है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बनती हुई दिख रही है। सभी पार्टियां अपने अपने पूरे दमखम के साथ जनता को लुभाने में लगी हैं और अब देखना यह है कि इसमें कामयाबी किसको कितनी मिलती है। लेकिन हाँ, बूथ मैनेजमेंट पर जो फोकस हो रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी कितना कर पाती है, कितना ले पाती है, जनता पे कनेक्ट कैसे कर पाती है,
ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज इसी विषय पर हम भी चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेंद्र राय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। प्रियंका गुप्ता जी हमको ज्वाइन कर रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। आकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आकाश मिश्रा जी, आपका भी स्वागत। और उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। उमाशंकर राजभर जी, आपका भी स्वागत है। धर्मेंद्र जी, आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। आप किस तरह से देखा जाए, चूंकि बूथ मैनेजमेंट आप लोग हमेशा से करते रहे, उत्तर प्रदेश में 2017 में भी हम लोगों ने देखा कि जो जीत आप लोगों ने हासिल की उसमें बूथ मैनेजमेंट आप लोगों का सर्वाधिक, हम ये कह सकते हैं कि बेहतर था, इसलिए आप लोग सत्ता तक पहुंचे। एक बार फिर से बूथ मैनेजमेंट पर फोकस है, इसको किस तरह से देखा जाए और कैसे इसमें और अधिक आप लोग सुदृढ़ता के साथ या इसको और बेहतर तरीके से जनता के बीच में जाने की कोशिश करेंगे, आपसे मैं समझना चाहूंगा। आपका पहला रिएक्शन चाहता हूं धर्मेंद्र जी। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आसन्न है और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अवध क्षेत्र में लखनऊ से उन्होंने बूथ सम्मेलन का शुभारंभ किया था और पूरे उत्तर प्रदेश के जो हमारे 6 क्षेत्र में विभाजित हैं, वह सभी 6 क्षेत्रों में हमारे बहुत वरिष्ठतम नेता गण आए थे। आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी और तमाम नेतागण, जिन्होंने बूथ के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, बकायदे बूथ स्तर की हमारी कमेटियां हैं। तो हमारे पास नेता भी हैं, हमारे पास नीति भी है, हमारे पास कार्यक्रम भी है और हम चुनाव को अपने बलबूते लोगों के, कार्यकर्ताओं के बल पर, जनता के विश्वास के बल पर चुनाव क्षेत्र में जाने की तैयारी किए हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि 2022 में जो हमारी रणनीति है, जो हमने काम किया है, 4-5 साल होने को हैं उत्तर प्रदेश में जो काम किया है, 7.5 वर्षों में जो केंद्र की सरकार ने काम किया है, ये हमारे पास एक मजबूत आधार है और हम सभी के विश्वास के साथ, सभी के भरोसे के साथ और सबके साथ चलने का जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उस आधार पे हम चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और हमें भरोसा है कि 2022 भारतीय जनता पार्टी पुनः बहुत प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश सरकार में वापस आएगी। और तमाम दल जो वह हैं, मैं जानता हूं उनकी रणनीति क्या है। उनके पास परिवार की राजनीति है, हमारे पास पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है। न हम जात में विश्वास करते हैं, न हम मजहब में विश्वास करते हैं। हमने जो कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम राम मंदिर बनाएंगे, तो हमने राम मंदिर के मार्ग का निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। आज देख सकते हैं कि 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काशी आ रहे हैं। पूरी दुनिया आज रोमांचित है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में, जिसे आक्रांता औरंगजेब ने क्षतिग्रस्त किया था, तोड़ दिया था और रानी अहिल्याबाई होलकर ने उसका पुनर्निर्माण कराया था और पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी ने स्वर्ण शिखर दान दिया था, 17 कुंतल से अधिक सोना। तो हमारी जो काम है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, चाहे विकास के काम हो, बुनियादी ढांचे के काम हो, या जो हमारे सांस्कृतिक, जो हमारी संस्कृति से चलिए धर्मेंद्र जी, कुल मिलाकर के आपके ये काम और दूसरा आपका ये बूथ मैनेजमेंट, आप ये कह रहे हैं कि इसका तोड़ विपक्ष के पास नहीं है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं विपक्षी पार्टियों के पास, आप लोग भी बार बार चर्चाओं में बताते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बूथ मैनेजमेंट या फिर वो रणनीति या वो संगठनात्मक ढांचा भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है और ये आप बात मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। बूथ मैनेजमेंट की बात जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है और उनके साथ जिन मुद्दों को वो जोड़ रही है, इसका तोड़ क्या है विपक्षी पार्टियों के पास? आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं धर्मेंद्र यादव जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास मजबूत कार्यकर्ता और बूथ का जो मैनेजमेंट है, कार्यकर्ताओं के द्वारा मजबूती से अगर रखने वाली कोई पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी है। इस बात को आप, मेरे बात को मत मानिए, आप कहीं खुद जाके सर्वे करिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा। अगर आज हमारे यहाँ एक बूथ पे 11 लोगों की टीम बननी है तो इससे 111 लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। तो दिक्कत उसको होती है जिसके पास बूथ पे व्यक्ति ना हो। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी, सबसे ज्यादा अगर बूथ के पास कैडर किसी के पास है तो समाजवादी पार्टी के पास है। रही बात जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है, देखिए ऐसा होता है कि एक मीडिया परसेप्शन होता है। अब इनका दावा मैं आपको बता देता हूं, आप इस बात को शायद समझ जाएंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में केंद्र में बनी है, तब से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी कुल 29 चुनाव में गई है। यानी राज्यों के जो चुनाव हुए, कहीं किसी राज्य में 2 बार चुनाव हो गए हैं,
तो कहीं पे एक बार चुनाव हुए हैं, और यूनियन टेरिटरीज में जो चुनाव हुए हैं 29 चुनाव में जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश के अलावा 2017 के चुनाव के अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करी है, जिस तरह से मोदी और शाह की जोड़ी की बात लोग कहते हैं। चाहे आप राजस्थान का चुनाव ले लो, मध्य प्रदेश का ले लो, छत्तीसगढ़ का ले लो, वेस्ट बंगाल का ले लो, बिहार का ले लो, तो आप देखोगे जो बड़े राज्य हैं उसमें असफल हो जाती है। छोटे राज्यों में जो यूनियन टेरिटरीज हैं या छोटे राज्य हैं, उनको ये बैकडोर से अपना ग्रिप बना लेते हैं, चाहे उसमें आप प्रशासनिक दबाव कह लीजिए, चाहे सत्ता का दुरुपयोग कह लीजिए, चाहे पैसे का दुरुपयोग कह लीजिए। जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनके पास पैसे कम होते हैं लेकिन कार्यकर्ता बहुत हैं। तो कार्यकर्ता की जब बात आएगी तो समाजवादी पार्टी आपको पूरी मजबूती के साथ, आप समझिए इस बात को कि 4 बजे सुबह भोर में अगर कोई कार्यकर्ता सुबह 12 से लेकर रात 4 बजे तक इंतजार कर रहा है, तो आप समझिए कि अगर उसे बूथ पे 3 दिन बैठना हो जाए तो बूथ पे 3 दिन बैठा रहेगा। तो समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ है, और इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबलाहट भी है। हमारी जो रैलियां हो रही हैं आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ आती है कि मतलब मैनेज भी नहीं हो पाती कितनी भीड़ कहां से आ गई। बहुत लोग ये भी नहीं समझ पाते भीड़ कहां से आ गई। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हैं, इतने ऑर्गेनाइज करने के बाद पूरी सरकारी मशीनरी लगा देते हैं, शिक्षकों की ड्यूटी लगा देते हैं, कर्मचारियों की ड्यूटी लगा देते हैं, जो आपके सेक्रेटरी हैं ग्राम प्रधान के उनको 30-30 आदमी का टारगेट देते हैं, परिवहन से बसें दे देते हैं। उसके बावजूद स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। अभी 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य जी अम्बेडकर नगर गए थे, आप शायद इसको देखे होंगे, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। वो बोल रहे थे, उसके बाद भी कुर्सी खाली करके लोग चले गए। उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, उनको रोक भी रहे थे इनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। तो उन लोगों ने कहा कि हमें तो बताया गया था कि जो स्वयं सहायता समूह की औरतें हैं उनकी मासिक मीटिंग है, हम मीटिंग में जा रहे हैं, हमें तो भाषण सुनाया जा रहा है, और वो पता नहीं कितने लाख की योजनाएं, करोड़ों की योजनाएं बता रहे थे। तो आज जो उत्तर प्रदेश की जनता है, इनके विश्वास खो चुके हैं ये लोग, क्योंकि जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं। चलिए प्रियंका जी आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि जब यहाँ पर बूथ मैनेजमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की बात हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के कितना तैयार है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी बता दिया कि जितना डेडिकेटेड कार्यकर्ता उनके पास है बूथ मैनेजमेंट तक का, वो तो किसी पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी यही दावा करती है। कांग्रेस का आकलन उनके बीच में आप कैसे करेंगे? प्रियंका जी आपका रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो आज वो संपन्न तो है, पैसा तो खर्च कर सकती है, परंतु वास्तविकता में क्या बूथ के लोगों को मैनेज करने के लिए आप ये समझते हैं कि उन्हें गरीबी में छोड़ दिया जाए, उन्हें बेरोजगारी में छोड़ दिया जाए, उनकी सुरक्षा ना की जाए, तो क्या ये बूथ मैनेजमेंट से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से अभी जो लेटेस्ट वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक कानपुर के जो एक व्यक्ति को पीट रही है पुलिस, जो उत्तम प्रदेश की पुलिस है, उत्तम पुलिस है, वो किस तरह से बच्ची हाथ में लिए हुए व्यक्ति को पीट रही। तो आप ये बताइए, इसका जवाब कौन देगा? क्या आपने पुलिस में गुड्डे छोड़ रखे हैं? बात करने की जगह आप लोगों को पीट रहे हैं, लाठियां मांझ रहे हैं, और आपको लगता है बूथ मैनेजमेंट करके बड़ा तीर हासिल कर लेंगे। किसानों ने आपको असली समझाया कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। क्योंकि कहावत है ना कि जब सत्ता में जो है ना, जब सड़कों पर लोग भीड़ बंद हो जाती है, तो सत्ता जो है, संसद पूरी जो है आवारा हो जाती है। तो वास्तविकता ये है कि किसानों ने अपनी जिद पर अड़े रहे और किस तरह से आपको घुटनों पे ले आए। और ये वही प्रवक्ता होंगे जो पहले बताते थे कि किसान बिल के फायदे क्या है। आज इनसे पूछिए नुकसान क्या था, क्यों से वापस लिया। तो देखिए, अब बीजेपी घुटनों के बल पे आ चुकी है। घुटनों पे बल आने के बाद अगर ये बूथ मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसा इनके पास नहीं। लेकिन प्रियंका जी मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, ठीक है, मैंने पहले भी ये बात कही, क्योंकि मुद्दे तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन ये पैरेलल दोनों ही चीजें काम करती हैं। एक तो रणनीतिक तौर पर आप कैसे जा रहे हैं, संगठनात्मक ढांचा आपका कितना है, और फिर उसके बाद ये मुद्दे हैं जिनको आप उन्हीं लोगों के माध्यम से कन्वे करेंगे। कांग्रेस पार्टी का वो मैनेजमेंट है क्या, या वो संगठनात्मक तौर पर आपको लगता है कि आप लोग अब इस धीरे धीरे उस स्थिति में आ गए हैं कि इन पार्टीज को आप कम से कम काउंटर कर सकते हैं? प्रियंका गुप्ता जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जी पिछले 4.5 साल से अधिक के समय में जनता के मुद्दे उठाती चली आ रही हैं, और आज रैलियों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, उससे आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि जनता वाकई में बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि उसके मुद्दे क्या है, क्या एक महिला के मुद्दे क्या है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को दबाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा नहीं की जा रही। आप देखिए, इनका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसका 80% पैसा ये सिर्फ प्रचार खर्च करते हैं। आप सोचिए कि इनका ये जो अभियान है वो सिर्फ कागजों पे चलता है, जमीनी हकीकत उसकी जीरो है। तो आज प्रियंका गांधी जी एक नए विजन के साथ आई हैं। उन्होंने महिला शक्ति प्रधान एक पूरा अपना जो है बुकलेट लॉन्च की है, प्रतिज्ञाएं लॉन्च की हैं, और उसके पहले आप देखिए कि जिस तरह से इलेक्शन के पहले ही उन्होंने
है कि महिलाओं को वो 40% टिकट देंगी, तो वास्तविकता ये है कि महिलाओं के अंदर शक्ति होती है, महिलाओं के अंदर करुणा होती है, उसको राजनीति में आना चाहिए। तभी राजनीति जो है पूरी तरीके से, कहते हैं कि जो करुणा के साथ में राजनीति होनी चाहिए वो होती है, वरना इस तरह की जो पिक्चर आप देख रहे हैं, जो लाठियां डंडा सड़कों पर भाजे जा रहा है, वो बंद नहीं हुई। चलिए ठीक है प्रियंका जी, आपने बता दिया आप उसको कैसे काउंटर करने वाले हो, प्रियंका जी का क्या विजन है वो आप भी यहां पर बता रही हैं, ठीक है। उमाशंकर राजभर जी, चूंकि अभी यहां पे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी ने भी बताया कि समाजवादी पार्टी का तो कार्यकर्ता बहुत डेडिकेटेड है, अब उसमें अगर आप लोगों की पार्टी का भी योगदान हो रहा है और आपके कार्यकर्ता भी उस बूथ लेवल तक अगर उसमें मजबूती दे रहे हैं, तो इसको कैसे देखें, क्या इसको काउंटर कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी जिस अपने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने की बात कर रही है? आयोजे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो कह रहे थे, यह सोचिए कि किसान का 1 साल आंदोलन चला, मोदी जी का मन परिवर्तन कैसे हुआ है, इसका एहसास मैं आपको बता दे रहा हूं। जब माननीय अमित शाह पिछले महीने गए थे, जब वह आजमगढ़ की रैली में जगह जगह जो हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था, और माननीय मोदी जी जब गए थे वहां पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करने के लिए, तब इनको एहसास हुआ अगर इनका पन्ना प्रमुख और बुत मजबूत था तो जो जनता लाई गई थी, जो समूह की महिलाएं लाई गई थी, जो आवास पे महिलाएं लाई गई थी, जो शौचालय के नाम पे महिलाएं लाई गई थी, उनका जनाक्रोश इन्होंने देखा, तब जाकर के माननीय मोदी जी का मन परिवर्तन हुआ किसान आंदोलन को लेकर के। और हमारी जो अब आप बात कर रहे हैं अयोध्या, 27 अक्टूबर का मऊ की हल्दरपुर की रैली आपने देखा होगा, और 17 नवंबर की आपने माननीय अखिलेश जी के साथ में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर की आपने विजय यात्रा देखा होगा। गाजीपुर से लखनऊ तक सोचिए कि सुबह पहले दिन शुरू होती है, दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक कार्यकर्ता खड़े रहते। अगर यह माननीय मंत्री जी का या नहीं रहा होता, अगर इनका बुद्ध मजबूत नहीं रहा होता, तो लाखों की पब्लिक इतना इंतजार नहीं करती है। लेकिन यह माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह को जब एहसास हुआ इस जनता का कि यह जनता महंगाई के नाम पे इनका इंतजार कर रही है, और जो युवा है रोजगार के नाम पे इनका इंतजार कर रहा है, तब जाकर के किसानों के नाम पे यह जो इनका मन परिवर्तन हुआ है, जो 1 साल से ठंडी गर्मी में और बरसात में किसान बैठा रहा, तब इनका मन परिवर्तन हुआ है किसानों के लिए कुछ काम, क्योंकि ये 4 साल तो कुछ काम नहीं किए। बाबा योगी जी प्रचार मंत्री थे, चाहे हैदराबाद में नगर पालिका के इलेक्शन हो, चाहे कलकत्ता, हर जगह इलेक्शन में प्रचार करने जाते थे। जब 6 महीना रह गया है जुलाई से, यह उद्घाटन पे उद्घाटन किए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता ये जुमलेबाजों को याद कर रही है और इंतजार कर रही है। आप बूथ प्रमुख बना लीजिए, पन्ना प्रमुख मजबूत करिए, क्योंकि 14 साल का वनवास इनके हम साथ में रहे, 2017 में इनके साथ हम रहे हैं, कितनी इनके अंदर मजबूती हमको सब मालूम है। तो इस बात तो यह जा रहे हैं बाबा जी, इस बात को मान के रखिए अयोध्या कि 2022 में जनता इनको साफ करने जा रही है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आकाश मिश्रा जी आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। जी देखिए, मैं सारी बातों का उत्तर देना चाहता हूं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मेरा एक प्रश्न है कि बूथ मैनेजमेंट से ही अगर चुनाव जीता जाता, सिर्फ बूथ मैनेजमेंट से, तो शायद बूथ मैनेजमेंट पे बात करना उचित होता। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, आपने खुद देखा कि इनके कार्यकर्ता तक इनसे परेशान है। कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, आपने कोरोना काल में ब्रजेश पाठक माननीय मंत्री जी का चिट्ठी देखा, इन्होंने लिखा योगी जी के नाम पर कि अव्यवस्था फैली हुई, योगी जी कुछ करिए। आपने देखा सांसद कौशल किशोर जी ने किस प्रकार चिट्ठी लिखकर शिकायत करी, किस प्रकार एक कानपुर के विधायक ने के बेटे की डेथ हो गई कोरोना में, उसने शिकायत करी, उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो ये सारे फैक्टर जो इनके कार्यकर्ता हैं, ये भी काम आएंगे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आपने पहले कभी ऐसा देखा जब इनका एक कैंपेन चला था मेरा बूथ सबसे मजबूत में भी, इस बार जितनी घबराहट है शायद इतनी घबराहट कभी नहीं थी। आज इनकी घबराहट इतनी है कि इन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, जिनको पार्टी का चाणक्य कहा जाता है और उनको ब्रज और पश्चिम की जिम्मेदारी दी गई है, और चाहे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हो, जिनको अवध क्षेत्र और वाराणसी की जिम्मेदारी दी गई हो। तो मैं बड़ी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा तरीके से घबराई हुई है, इसीलिए शायद उसने अपना शीर्ष नेतृत्व जो है इसलिए छोड़ रखा है। बाकी ये भीड़ कैसे इकट्ठा करते हैं, मेरे बहुत सारे साथियों ने बताया। कल एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें महिला रो रही थी और वो कह रही थी कि मुझे कहा गया था कि 400 रुपए देंगे, एक धोती देंगे, लेकिन जब इनकी रैली खत्म हो गई तो मुझे सिर्फ 150 रुपए दिया गया है और बाकी कोई देने को तैयार नहीं। मुझसे कहा जा रहा है अगली बार आना हो आना, ना आना हो ना आना। अब मैं मंदिर के विषय पर आता हूं, जो हमारे मित्र, जो हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा था।
आपको याद होगा कि 1991 में एक कानून बनाया गया था जिसके तहत 1947 से पहले के जितने भी प्राचीन मंदिर, मस्जिद या इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स में छेड़छाड़ नहीं होगी सिवाय राम मंदिर अयोध्या को छोड़कर, क्योंकि उसका मुकदमा ऑलरेडी चल रहा था। समझिएगा इस बात को, ये तथ्य है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। और इसलिए मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं कि काशी के जो मंदिर है उसमें कोई बदलाव नहीं है। काशी के कॉरिडोर में काम चल रहा है, काशी के रास्ते में काम चल रहा है, वो भी उस शर्त पर कि करीब 400 से 450 छोटे मंदिर तोड़े गए हैं वहां पर, जो प्राचीन मंदिर थे, चाहे वो शनि मंदिर हो, चाहे माता का मंदिर हो, चाहे बहुत सारे मंदिर हो। ये तथ्य है, इसको भी आप जोड़कर देख लीजिएगा। तीसरी बात मैंने कहना चाहता हूं, किसानों ने इनका गुरूर तो तोड़ दिया, लेकिन अब सरकार किसानों की जमीन हड़पने का दूसरा तरीका अपना रही है। अडानी कैपिटल का एसबीआई के साथ कोलैबोरेशन करवा दिया गया है, जिसमें अब जो किसानों को कर्जा दिया जाएगा वो अडानी कैपिटल के थ्रू दिया जाएगा। कितनी हास्यप्रद बात है, आप खुद सोच लीजिए। वो एसबीआई जिसके पूरे देश में 22,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, जिसके 43 करोड़ कस्टमर हैं, वो एसबीआई कहता है कि अडानी के आने से मुझे मदद मिलेगी, जिसमें सिर्फ 700 इंप्लॉय हैं और 20,000 कस्टमर हैं और 20 करोड़ की उसकी धनराशि है। अब आप ये समझ लीजिएगा किस तरीके से ये सरकार अपना चाल चलने में पूरी कोशिश कर रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जो जैसे आप उसका श्रेय लेते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो इसका भी आपको श्रेय लेना पड़ेगा कि महंगाई किस चरम तक पहुंच गई है। चाहे वो कड़वा तेल हो जो 220 रुपए 230 रुपए लीटर बिक रहा है, चाहे वो टमाटर हो, चाहे कुछ और हो, आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, चाहे जितना बूथ मैनेजमेंट कर लीजिए, इस बार जब जनता ने ही मन बना लिया है तो बूथ मैनेजमेंट करके करेंगे क्या? बूथ मैनेजमेंट से तो सिर्फ ये होता है कि जो वोटर नहीं निकल पाया है, जिसको आपको लगता है आपका वोटर है, उसको निकाल लेते हैं तो आप जिता देते हैं। अब आप संदेश क्या देंगे? आपके पास सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है, हिंदू मुसलमान, गोबर गौमूत्र, मंदिर मस्जिद। अब जनता उसमें फंसने वाली नहीं है। केशव मौर्य जी ने मथुरा का मुद्दा उठाकर देख लिया है। ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जी समय इसका जवाब दो। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी देखिए, ये लोग अपने बयान में स्वतः फंस रहे हैं और किसी के पास न कोई रणनीति है, न कोई विचार है, न कोई सिद्धांत है, या तो किसी तरह से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे, अगर इनको कश्मीर से क्या मतलब, बात मानी, अब फिर आप किसान मरवा कर। देखिए आयुष जी, हमने बिल्कुल आकाश जी नहीं बोल रहे, ठीक है, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप अपनी बात कहिएगा, मेरी कोई बात तो आपका नंबर आएगा। पहले हमने आपको पहले ये बताएं कि जो किसानों का जो उन्होंने, तब आप बोल लीजिए। ठीक है, एक एक करके जवाब लेते हैं ना। देखिए आप सबके सवाल हैं, आप सबके सवाल से थोड़ा समय उनको देना पड़ेगा। प्रियंका जी देखिए यहाँ पे 4 मेहमान हैं। प्रियंका जी यहाँ पे 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सवाल खड़े किए, इसलिए मुझे उनको थोड़ा समय देना पड़ेगा, वो जवाब देंगे। प्रियंका जी मैं जवाब ले रहा हूँ, एक सेकंड। प्रियंका जी आपके पास तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, मुंह नोचने के अलावा। ठीक है प्रियंका जी देखिए सवाल पूछा ना। प्रियंका जी आपने सवाल पूछ लिया, अब उसका जवाब उधर से सुनते हैं ना। पहले सवाल पूछा तो जवाब सुनेंगे, जवाब सुनते हैं। प्रियंका जी थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। के साथ दोस्ती की और उन्होंने लड़का लड़की क्या क्या नाम दिया कि आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आप भूल गए। राहुल जी फेल हो गए, अब प्रियंका जी वाड्रा जी आ गई वहां से। उन्होंने अभी देखा, आपने देखा कि सब सारा देश जब शोक मना रहा था तो हमारे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, गोवा में वह डांस कर रही थी। देखिए ये अब गांधी परिवार से यह देश नहीं चलता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो। एकल व्यवस्था नहीं, ये लोकतंत्र है। ये सभी का आप इसमें अनावश्यक बहस न करें। और चलिए ठीक है, चलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल के धर्मेंद्र राय जी, देखिए बहुत बेसिक सवाल जो था मैं चाह रहा हूं कि उसका जवाब मिले। एक तो ये कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जितना डेडिकेटेड कार्यकर्ता उनके पास है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। बूथ को मैनेज करने या बूथ को मजबूत करने की धर्मेंद्र जी आपको इस समय आवश्यकता इसलिए नजर आ रही है क्योंकि आप लोग घबराए हुए हैं। ये जो आरोप है मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें। ठीक है, एक सेकंड। प्रियंका जी अब सवाल पर आते हैं, अब सवाल पर आ जाते हैं धर्मेंद्र राय जी ठीक है। प्रियंका जी आपस में आरोप प्रत्यारोप न करें, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। धर्मेंद्र राय जी में घुसा हुआ है,
धर्मेंद्र राय जी आज के मुद्दे पर रहते हैं, थोड़ा विषयांतर नहीं करें। धर्मेंद्र राय जी मुझे ये बताएं, धर्मेंद्र राय जी मुझे ये बताएं, बात यहाँ पर डेडिकेटेड कार्यकर्ता की हुई है, बात यहाँ पे डेडिकेटेड कार्यकर्ता की हो रही है, बूथ मैनेजमेंट करने की या उसको और मजबूत करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप लोग तो कहते हैं कि आपका तो पन्ना प्रमुख तक लोग हैं, आपका तो बूथ वैसे ही मजबूत है, फिर इसको और मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है? क्या विपक्ष से चुनौती मिल रही है? धर्मेंद्र जी एक व्यापारी मनीष दत्ता की गोरखपुर में हत्या कैसी करनी चाहिए, मारी जाती है, ये कानून का डर है, कैसी बातें कर रहे हैं बड़े भाई आप? बिहार के धर्मेंद्र जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। धर्मेंद्र राय जी आप लोग सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, किसी की बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही, सब लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। धर्मेंद्र राय जी मेरा सवाल सुन ले, ठीक है धर्मेंद्र राय जी मेरा सवाल सुन ले, धर्मेंद्र राय जी मेरा सवाल सुन ले, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, या मैं दूसरे से सवाल पूछूं? धर्मेंद्र राय जी मेरा सवाल सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे? धर्मेंद्र राय जी मेरा बहुत सीधा सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि आप बूथ को अब मजबूत करने की जो कोशिश है उसको कर रहे हैं, उसको और सुदृढ़ करने वाले हैं। क्या विपक्ष जो बात कह रहा है कि आप लोग घबराए हुए हैं, या आपको लग रहा है कि इस बार विपक्ष बहुत मजबूती के साथ मैदान में है, इसलिए आपको अब यह समझ में आ रहा है कि बूथ को मैनेज करना जरूरी है? वरना आप लोग तो हमेशा कहते हैं कि आपका तो पन्ना प्रमुख तक लोग हैं। देखिए, हमारे मित्र लोग जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे हर बूथ पर कार्यकर्ता हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूं, किसी भी दल के पास अगर सभी 2.25 लाख करीब बूथ हैं उत्तर प्रदेश में, सभी बूथों पर अगर एक कार्यकर्ता इनके दिख जाए, जहां इनके परिवार का साम्राज्य है, जहां इनकी बुंदई है, जहां इनकी तबंगई है, वहां तो इनको मिल जाएंगे, मुख्तार अंसारी मिल जाएंगे, अंसारी के गुंडे मिल जाएंगे। चलिए आपने चैलेंज किया, मैं इसका जवाब लेता हूं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है धर्मेंद्र राय जी आपने बता दिया, मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी से इसका जवाब लूंगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, और 22 में भी बूथ का मैनेजमेंट दिखेगा। ठीक है राय साहब अब सुने, अब आपको मैंने समय दे दिया, आप सुने राय साहब, आपको समय दे दिया, आप सुने प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, तो समाजवादी पार्टी समाजवाद है क्या? देखिए, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ, अरे यादव जी के बाद समाजवाद खत्म हो गया, वो अंतिम कड़ी थे उत्तर प्रदेश। चलिए राय साहब ठीक है, चलिए अब आपको समय मैंने दे दिया, अब आप दूसरों की बात सुन ले, ठीक है धर्मेंद्र यादव जी को बोलने दें, धर्मेंद्र यादव जी को, ठीक है धर्मेंद्र राय जी अब धर्मेंद्र यादव जी को बोल लेने दें, अब धर्मेंद्र यादव जी को बोल लेने दें। आपने कहा कि समाजवाद खत्म हो गया मुलायम सिंह यादव जी के बाद में, ठीक है मैं सुनता हूँ, मैं उनसे जवाब लेता हूँ, धर्मेंद्र राय जी, ठीक है धर्मेंद्र राय जी, ठीक है धर्मेंद्र राय जी, ठीक है धर्मेंद्र यादव जी। राय साहब, एक कहावत कही गई है ना, थूक के चाटना, अगर थूक के चाट भी लेंगे तो बताएंगे हमने थूक नहीं चाटा है, बर्फी चाट ली है, तो ये इनकी मानसिकता, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। आप कुछ भी कह सकते हैं। आप सुनिए पहले परिवार बात, सुनिए पहले परिवार बात में बोलता हूं, आप सुन लीजिए, कुछ भी कहेंगे तो थोड़ा कम बोलेंगे। जनता आपसे ये अपेक्षा करती है कि आप इसी भाषा का इस्तेमाल करिए। अभी से आप अपनी सरकार की गलतफहमी में हैं, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं गुंडों के बल पर। अरे गुंडे काम नहीं करेंगे, मुलायम सिंह यादव जी ने गुंडों को भगा दिया था, के दंगे के बाद मुख्तार अंसारी को पार कर दिया। चलिए राय साहब एक एक करके बोल लेने दे भाई, सबको बोल लेने दे। धर्मेंद्र राय जी आपको पूरा समय मैंने दे दिया। पार्टी को सत्ता में नहीं लाएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, वह दिन आप याद करिएगा। राय साहब अब आप सुन धर्मेंद्र राय जी बात सुन नहीं रहे। धर्मेंद्र राय जी देखिए, और लोग भी पैनलिस्ट और भी हैं, उनकी बात को सुनिए। धर्मेंद्र राय जी और लोगों को सुनिए। धर्मेंद्र राय जी मुझे लगता है कि सुनना चाहिए। धर्मेंद्र राय जी थोड़ा सा सुने। धर्मेंद्र राय जी अब सुन लें। धर्मेंद्र राय जी सुन लो। अब इससे पहले आपने धैर्य का परिचय दिया, अभी भी दें। अब भाई सुने, दूसरों को भी सुने थोड़ा सा। यादव एनसीआरबी का डेटा बता दीजिए। यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी मैं बता रहा हूं, अब परिवारवाद की बात में बता देता हूं इनको। संदीप सिंह राजवीर सिंह के लड़के हैं और राजवीर सिंह जी कल्याण सिंह के लड़के हैं। ये 3 पीढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पीढ़ीवाद को छुपाने के लिए समाजवाद का सहारा लेती है और बोलती परिवारवाद करते हैं।
पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, अनुराग ठाकुर आपके प्रेम कुमार धमल जी के बेटे हैं, वरुण गांधी मेनका गांधी के बेटे हैं, जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा के बेटे हैं, यशोधरा राजे वसुंधरा राजे विजय राजे सिंधिया, रमन सिंह, अभिषेक सिंह। अरे आप जानते हो लिस्ट जानते होंगे आप बोल दीजिएगा अपने टर्न में बोल दीजिएगा, बहुत बड़ी पार्टी है यह लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली पार्टी है, अपने टाइम में ये बोल लेना क्या लिमिट जनता कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये सुना नहीं जा रहा है। मोदी जी अरे सुना, अरे आदरणीय मोदी जी के पास क्या है, आदरणीय मोदी जी ने देश को बेचा, आदरणीय मोदी ने देश को बेचा, इसके अलावा कुछ नहीं किया, देश को संसार करने के अलावा कोई काम नहीं किया, देश को बेचने के अलावा कोई काम नहीं किया, देश को बेचने के अलावा कोई काम नहीं किया, किसानों को गुलाम बनाने के लिए रास्ता बना के वाला नहीं है, ये उनको मोदी जी की बात मत करो, आज योगी जी की बात मत करो, आप सुनो, सच्चाई सुनना सीखो, अगर आप सच्चाई, अरे आज वो परिवार भी इकट्ठा नहीं है, आज आपस में आज ऐसा हो रहा है साहब कि सत्ता कौन ले, आप क्या खा के भैया राय साहब सुन ले, देखिए राय साहब अब आप सुन नहीं रहे, राय साहब इससे पहले आपने उनको धैर्यपूर्वक सुना, लेकिन अब आप सुन नहीं रहे, बोलने नहीं देंगे क्या? सम्मान देते थे, पूरी बात सुनिए, अखिलेश जी ने तो मैनेजमेंट का मजबूत पन्ना है नहीं, सरकार को सुनना चाहिए। पन्ना प्रमुख भी है, क्यों चिल्ला रहे हैं? धर्मेंद्र राय जी अभी सुन ले, धर्मेंद्र राय जी सुन ले, धर्मेंद्र राय जी पन्ना प्रमुख है तो क्या पता नहीं? धर्मेंद्र राय जी सुने, और भी पैनलिस्ट हैं, मुझे सबको समय देना, देखिए इस तरह से समय की बर्बादी हो रही, कुछ वो हासिल नहीं हो रहा ना, एक एक करके सब बोले, एक एक करके बोले, एक धर्मेंद्र जी कंप्लीट करें आप। हाँ, विजय राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंधिया, ठीक है, ये चार लोग हैं। इसके अलावा अभिषेक सिंह रमन सिंह के बेटे हैं, पीयूष गोयल वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे हैं, विजय गोयल छेदीलाल गोयल जी के बेटे हैं, रविशंकर प्रसाद आपके ठाकुर प्रसाद के बेटे हैं, रीता बहुगुणा जोशी विजय बहुगुणा के भाई हैं, समाजवादी पार्टी में 10 नाम बताइए, कहाँ गई लोहिया जी का सिद्धांत, चौधरी चरण सिंह जी ने लोहिया जी ने खड़ा किया था, जिसको आप एक छोटे से परिवार की पार्टी आपने बना दिया है, ये पूर्वांचल के राजनीति में पाला था देव बाबू थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का कहाँ दिमाग में घुसेगा, आज आप नहीं समझेंगे भाई, इस बात को समझिए पहले, आप परिवार सुनिए से पहले, कर दिया समाजवाद, राजनाथ जी ने आप बेटे को समाजवाद की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आपने लिस्ट दे दी और उन्होंने, मुझे लगता है कि इनको जो समझना था वो समझ लिया। प्रियंका जी को मैं शामिल करता हूँ, प्रियंका गुप्ता जी, मुझे ये बताएं, देखिए पार्टियां अपना अपना दावा तो करती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर के, उसके संगठन को लेकर के जो बातें बार बार यहाँ पर कही जाती हैं, चर्चा में भी जो कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग अभी उस स्तर पर तैयार नहीं है, ये आरोप लगा देते हैं सीधे तौर पर। प्रियंका गांधी क्या जीत तक पहुंचाएंगी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि मैनेजमेंट जरूरी तो है। प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी, जनता से जुमलेबाजी की होती है, उसको तैयारी की ज्यादा जरूरत होती है। आप देखिए, अभी प्रवक्ता महोदय है बीजेपी के, वो कह रहे थे कि हमारे पास 2 लाख तो ऐसे ही पन्ना प्रमुख इकट्ठा होते हैं। अरे तो ये बताइए, मिल जाइए ना, समाजवादी पार्टी के शरण में चले जाइए, वो भी नहीं रहेंगी, समाजवादी पार्टी के शरण में चले जाइए, सुनने दीजिए ना, आपको कहाँ आपकी जमीन है भैया, धर्मेंद्र जी देखिए, एक वर्ग के लिए आप सब जालीदार टोपी, अरे महिलाओं की आवाज मत दबाइए धर्मेंद्र जी, अब 3 जून का नमाज बाकी था, वो भी करना बाकी था, धर्मेंद्र जी महिलाओं की आवाज मत दबाइए, बोलने दीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो आप है, मैं तो कह रहा हूँ कि सारे लोग मिल जाइए, आप देख लीजिए। धर्मेंद्र जी, पूरी चर्चा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए अब आप सुन ही नहीं रहे हैं भाई, सत्ता पक्ष से ही तो सवाल पूछेगी ना विपक्षी पार्टी, सुने थोड़ा धैर्य रख के सुने। प्रियंका जी क्या करें, पहले उसको सुन ले। प्रियंका जी, आपको बसें चाहिए होंगी अपने मनरेगा के मजदूरों को ढोने के लिए, आपको चाहिए होगा पैसा, सरकार का पैसा बर्बाद करके रैलियों में बर्बाद करते हैं, और जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने भ्रष्टाचार की नींव बढ़ाई, वह कांग्रेस करना चाहती है, वो कांग्रेस करना चाहती है, सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, कहना चाहती है, जिन्होंने इस देश को लूटा है, जिन्होंने इस देश के भाईचारा को बर्बाद किया है, जिन्होंने इस देश का रातों रात इतिहास बदल दिया है, अरे जो बनाया था बदल दिया है, जिसने अखंड भारत का टुकड़े टुकड़े किया 14 अगस्त में 1947 में, वह कांग्रेस बोलना चाहती है।
भारत का भी अखंड नहीं था, क्यों बोल रहे ये हैं? अमृत चलिए ठीक है, महोत्सव उमाशंकर राजभर जी, अमृत उमाशंकर महोत्सव राजभर मनाया जी, जा रहा है धर्मेंद्र राय जी पूरे कह रहे हैं देश आपने तो में। कहा कि आपको उनकी आज वो असलियत जानते हैं कांग्रेस क्योंकि का 17 में आप इतिहास इनके जब साथ सामने लड़े। आता है, ये तो कह रहे हैं 2 दुख लाख होता पन्ना है। प्रमुख है उनके पास भारत में। माँ की आंचल को आयोग कैसे जी, आपने उमाशंकर कर राजभर जी, दिया। जुमलेबाजी आप आयोग करिए जी, भाई, राय जुमलेबाजी साहब ना को करिए। जन सेवा आयोग करेंगे। जी, राय ये साहब, अखंड राय भारत साहब, के राय साहब, टुकड़े राय ये क्या साहब, है? जुमलेबाजी राय बंद साहब, करिए। थोड़ा और लोगों को आज सुनना वर्ष शुरू समाज करें। जुमलेबाजी बंद करिए। राय साहब, राय साहब आयोग सुने, जी, छड़ी राय से साहब सुने। राय साहब को अकेले म्यूट कर दीजिए, म्यूट। एक आप डिबेट का सामने मतलब राजा होता है। सुहेलदेव जी ने मुकाबला किया था। राय साहब को आज म्यूट राजा कर दीजिए, सुहेलदेव कुछ जी गड़बड़ करके आए हैं भाषण मंच नहीं में। हो रहा आज है। उनकी बाजुएं फड़फड़ा रही हैं। भैया, सबसे राय साहब सामने सुन लीजिए। राजा एवं प्रकाश यही तो राजभर जी आपकी अकेले आप लोगों की यही जनता समस्या है। भारतीय जनता पार्टी के जरा साथ सुन होगी, लीजिए भैया राजभर जरा। समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। आप आयोग देखिए जी, अरे ठीक है, राय साहब, राय साहब, जिन राय अखिलेश को साहब, कल आप राय गाली दे साहब, रहे अभी थे, चुनाव में थोड़ा आज वक्त है, अखिलेश जी आराम के से चुनावी साथ रैलियों को मन संबोधित मुताबिक करेंगे तब रहे आराम हैं। से बोलिएगा। आपके अनवरत छड़ावे में यहाँ तो राजा सुन ने ले कम से मुकाबला कम, किया यहाँ तो था। सुन ले कम से कम, विपक्ष कह क्या रहा है उसको तो सुने। जो विपक्ष कह रहा है उसको सुन तो लेना। राय साहब, आप चर्चा डिस्टर्ब कर रहे हैं। राय साहब, और जब अगस्त उमाशंकर में राजभर उन्होंने जी, एक अभियान चलाया था, किसका बुथ कितना मजबूत, अगस्त और सितंबर में धर्मेंद्र प्रधान जी को ला देते हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी बन के आ जाते हैं 6-7 लोगों की टीम लेकर के। और जब अगस्त और सितंबर के बाद जब अक्टूबर में माननीय अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, तो भीड़ जुड़ती नहीं है। तो अब भीड़ को जुटाने के लिए इन्होंने फिर से अभियान चलाया है। यह मैनेज किया जा रहा है भीड़ कैसे आए। और आयुष जी, आज तो इनके माननीय प्रधानमंत्री जी कह दिए, जेपी नड्डा जी भी कह दिए कि जितने सांसद हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में लग जाए, यानी वह संसद सत्र चल रहा है। कह रहे हैं कि अब इसमें अभी परसों सभी सांसदों के ऊपर भड़क रहे थे कि संसद में आपकी उपस्थिति जरूरी है। अभी आज कह रहे हैं कि जितने सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाए। तो जनता तो इनसे 5 साल का हिसाब मांग रही है कि आइए, महंगाई से आप ध्यान नहीं भटका सकते, बेरोजगारी से ध्यान नहीं भटका सकते। दूसरी बात, आयुष जी ये बिहार का नाम ले रहे थे, तो इनसे पूछिए, डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन में आज बिहार के बाद अगर गरीबी में पहला प्रदेश है तो तीसरा उत्तर प्रदेश है। तो किसकी बात ये कर रहे हैं। और ध्यान रखिए आयुष जी, आप तो देख रहे हैं अगस्त महीने से, जुलाई महीने से, जब से बाबा जी सक्रिय हुए तब से यह मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान सब मुद्दा चला करके अब जनता इनसे हिसाब मांग रही है कि भैया 5 साल में आपने क्या काम किया है। वह काम को बता ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए नया नया यह जुमलाबाजी कर रहे हैं। जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। 2022 में यह जो मंदिर मस्जिद की, और केशव प्रसाद मौर्य खूब मंदिर काशी मथुरा की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अयोध्या का जो निर्माण चल रहा है वह माननीय उच्च न्यायालय का आदेश के आधार पर चल रहा है। और काशी का जो बात विकास कर रहे हैं, तो काशी का केवल कॉरिडोर बनाया रहा है, बाकी काशी में कुछ नहीं कर पाए हैं। अगर काशी में, बनारस में किसी ने किया है तो वरुणा नदी के जाकर के स्वच्छता देख के माननीय अखिलेश जी ने कितना काम किया है वरुणा नदी के ऊपर 2016 में, वह जाकर देखने की बात है। और लखनऊ की बात, जो गोमती रिवर फ्रंट के ऊपर काम किया है, यह तो केवल बहका रहे हैं। जनता इनसे काम धर्मेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं इन बातों पर, ठीक है, उससे मैं जवाब दूंगा। लेकिन आकाश, अरे इनको गांव में जनता घुसने नहीं दे रही, बूथ का मैनेज करिए। आकाश मिश्रा जी, आकाश मिश्रा जी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को अगर इनका बूथ मैनेजमेंट या फिर इनके अंदर ये घबराहट है तो ये सारी पार्टीज को एक साथ आने की जरूरत क्यों है। अरे भाई साहब, जब गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है तो 2022 में उत्तर प्रदेश से खदेड़ के रहेगी। आयुष जी, इस बात को इनका उत्तर प्रदेश की जनता खदेड़ा करने के लिए इंतजार कर रही है। और मेरे मित्र राय साहब से पूछिए, 14 साल का बनवास था उत्तर प्रदेश में। अगर आपने 91 में काम किया, 97 में काम किया, तो 14 साल खदेड़ के रखी थी उत्तर प्रदेश की जनता। यही माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब आपके साथ आए हैं, तब आप 2017 में आप सत्ता में आए हैं, लेकिन आप पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आप मंदिर मस्जिद के सिवा कुछ नहीं कर सकते। पिछड़ों दलितों की विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में आपको इंतजार कर रही है कि माननीय राय साहब जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, आप क्षेत्र में आइए तो आप हमको हिसाब दीजिए। बेरोजगार युवा पूछ रहा है कि रोजगार कब मिलेगा, माताएं बहनें पूछ रही हैं कि हमको राशन कब मिलेगा, शौचालय कब मिलेगा, इस महंगाई की जो मार है। और सबसे बड़ी चीज आयुष जी, यह तो
टमाटर जिस तरह से माननीय अखिलेश और माननीय नेता ओम प्रकाश जी को देख करके जैसे ये लाल पीले हो रहे हैं, वैसे टमाटर का भाव भी लाल लाल होते जा रहा है। चलिए आकाश मिश्रा जी, आकाश मिश्रा जी, जैसे दिल्ली चलिए में ठीक है, अब आकाश मिश्रा जी, ठीक, उमाशंकर आचार्य, आकाश मिश्रा जी, वैसे उत्तर प्रदेश में टमाटर इनको लाल पीला करके खदेड़ के लेके जाएगा। यह तो आसमान पूरा लाल पीला हो रहा है, उससे घबराए हुए आयुष जी। ठीक है, ठीक है, कौन कितना घबराए हुए इसके लिए तो हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं ना, चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। आकाश मिश्रा जी, धर्मेंद्र जी की बात का जवाब दें। देखिए, मैं अभी आपने कहा कौन कितना घबराया हुआ है चुनाव। देखिए, ये आज के पहले जितना भी इन्होंने बूथ मैनेजमेंट किया, और बूथ मैनेजमेंट में ये लोग माहिर लोग हैं भाई, बूथ तक जाते हैं, इनके पास टीम बड़ी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन बूथ मैनेजमेंट इतनी घबराहट है कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उत्तर देश के जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो सब लगे हुए इनकी घबराहट को दिखाता है। लेकिन मैंने जैसे आपसे बार बार कहा कि जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है वो नाराज इसलिए भी है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। जब पार्टी की सरकार बनती है तो कार्यकर्ता की कुछ उम्मीदें होती हैं कि मेरी सरकार आएगी तो छोटी मोटी शिकायतें जो होंगी उसका निस्तारण होगा। ये लोग क्या करते हैं, बड़े सांस्कृतिक तरीके से कह देते हैं कि भैया आपने जरूर कोई जो है ऐसा काम किया होगा। अरे थोड़ा बहुत 19-20 किया होगा तभी ना आपके पास हुआ है आपका कार्यकर्ता। लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको कार्यकर्ता का काम नहीं करना है, चाहे वो क्षेत्रीय काम करवाने के लिए कार्यकर्ता इनके पास गया हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप महंगाई देख लीजिए, आप भ्रष्टाचार देख लीजिए। मैं फिर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सारे सरकारी डिपार्टमेंट में जहां भ्रष्टाचार पहले था, आज भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ये कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गया। एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ चुका है, उत्तर प्रदेश में हत्या बढ़ गई, उत्तर प्रदेश में अपहरण की जो घटनाएं थी वो बढ़ चुकी है। तो आप आखिर बात क्या करना चाह रहे हो? हाँ, इनके पास एक मजबूत तंत्र है, आईटी सेल। आईटी सेल रोज झूठ फैलाने का काम करता है, रोज। और जब तक उनका झूठ टहलता है, इतना टहलता है कि वो झूठ सच बना देते हैं। ये इनकी काबिलियत है, जिसका मुखिया अमित मालविया है। और शायद अभी हमारे जो बड़े भाई धर्मेंद्र राय जी भी बैठे हैं, ये भी कई बातें ऐसी बता गए जो आईटी सेल की है। ये लोग कभी कभी कह देते हैं कि किसी नेता ने कहा कि आलू से सोना बनाते हैं, जब उसकी डिटेल में जाओ तो पता चलता है कि ये दूसरा है। कभी किसी रिपोर्टर को कह देते हैं कि वो आदमी ये कह रहा था कि कल जो हमारे जो दुखद दुर्घटना हुई हमारे सीडीएस की, उनकी पत्नी क्या कर रही थी, बाद में पता चलता है जब जांच होता है कि उन्होंने कहा ही नहीं। तो ये लोग चाहे कोई भी मोमेंट हो उसको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं, और उसके पास इनका तंत्र है जो जनता को झूठ में बरगलाने का काम करता है, अफीम का नशा देने का काम करता है। मैं बल्कि ये कहूंगा कि आप लोगों पे जनता ने बहुत विश्वास किया था। आप लोगों को शायद ये सोचा था कि ये पार्टी विद द डिफरेंस है, ये पार्टी आएगी तो देश को कुछ नया देगा। मैं आपसे आप जिम्मेदारी पे कहता हूं, 2014 में मैंने भी आपको वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी को। बहुत सारा विश्वास था इस पार्टी के प्रति। लेकिन धीरे 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 पता चला कि ये तो विक्रेता है, ये सब खरीद डालेंगे, ये एलआईसी भी लेंगे, ये गेल भी खरीदेंगे, ये बेल भी खरीदेंगे, ये सेल भी खरीदेंगे, ये पूरा देश खरीद लेंगे। अब उससे होगा क्या? मैं लखनऊ में रहता हूं, लखनऊ एयरपोर्ट जहां 8 मिनट तक फ्री था, उसके बाद 60 रुपया देना पड़ता था। आज आप जाइए, आप गाड़ी अंदर ले जाएंगे, थोड़ी देर खड़ी रखेंगे, निकालेंगे, 400 रुपया देना पड़ेगा। पहले यात्री जाता था, गरीब आदमी, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, तो उसको 2 महीने पहले टिकट करवाना पड़ता था। वो पैसा बटोर के किसी तरह 2 महीने का टिकट करवाता था। आज उसको पैसा बटोर के 4 महीने के लिए फंसाना पड़ेगा, तब वो टिकट करवा पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, जनता त्रस्त हो चुकी है पूरी तरीके से। और मैंने जैसा कि अभी आपसे बताया था, जमीनों पे कब्जा ये उस तरीके से नहीं कर पाए, तो अब अडानी कैपिटल को आप समझिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, जिसका सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसके सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज है, जिसके सबसे ज्यादा रीच है, उससे इनका कोलैबोरेशन करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोलैबोरेट करके हमारे देश को फायदा होगा। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या नहीं करना चाह रहे हैं, ये तो सबको शायद समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ लोग अभी भी हिंदू मुसलमान का चश्मा पहनकर बैठे हैं। जब पहले देश देख लीजिए, देश बचा लीजिए। ये राष्ट्रवाद के नाम पर देश को लूटने की साजिश चल रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। धर्मेंद्र राय जी, जवाब दें। ये हम एक करके अपने मित्र जो राजभर समाज के उमाशंकर जी हैं, तो आप पिछले 17 का चुनाव जो ये कह रहे हैं कि इनके बलबूते भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के बलबूते इन्होंने, इनके नेता ने पहली बार विधानसभा का मुंह देख लिया, और उस समय तो इन्होंने छलवा किया, और अब फिर आप बोलेंगे भाई, तो हमको भी बोलने नहीं, उन्होंने देख लिया, गलत हो गया, लेकिन उनको नहीं देखना पिछली मौका। अरे आप संसद में भी नहीं बोलने देते हैं, विधानसभा में भी नहीं बोलने देंगे, सड़क पर भी नहीं बोलने देंगे, गाँव में नहीं बोलने देंगे। अरे मत बनाइए, लोग डर जाएं भाई। थोड़ा सा शांति रखिए, अभी सरकार में देर है, अभी तो फिलहाल 22 नहीं है आपके हाथ में। मैं कह सकता हूँ
आगे की कौन सी सोचिएगा। दवाई खाएं अभी अभी से इतने अभी तो उतावले उल्टी न दवाई होइए। खाएंगे। आपका उतावलापन देख के जनता घबरा गई है। अभी अखिलेश कौन सी यादव दवाई जी जब खाएं, कहते आप ये हैं कि बताइए मैं ना। आ रहा हूँ तो लगता है कि कितने डांड के साथ ही आ रहे हैं। अरे ऐसे सही नेता बात को है। ये सब बातें शोभित नहीं करती है महाराज। सही बात है सर। समाजवादी मोदी जी पार्टी, को सब शोभित ये देता, मोदी जी कुछ समाजवादी भी बोल पार्टी, दे। ये राजनारायण जी ने सींचा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सींचा है, ये आचार्य नरेंद्र देव जी ने सींचा है। ये बड़ी सारे जो समाजवादी पुरोधा थे, जिनके देश के प्रति एक सोच थी, सबको आपने खत्म करके जब समाजवादी पार्टी आपका गठन आपने हुआ नहीं था, सींचा है। तो आप सुन आपने लीजिए। नहीं अब आप सींचा। बोलेंगे तो नहीं बात होगी पूरी। आपने आप नहीं मेरी सींचा बात, क्या? आग्रह मेरा है, सुन आपने नहीं लीजिए, थोड़ा सींचा। धैर्य रखिए, धैर्य उन्होंने रखिए। तो नहीं आगे ज्ञान दिया, आप आपका ज्ञान जब देना शुरू कर समाजवादी दिए। पार्टी का इतिहास आप 91 में जब मुलायम आप सिंह अपना यादव जी इतिहास देखिए, आप अपना राष्ट्रीय इतिहास अध्यक्ष थे, देखिए, तो आपको आप मालूम है अपना कि इतिहास प्रधान देखिए। सचिव कौन था? अंग्रेजों की गुलामी की आपने आपको जिंदगी, मालूम था। अब देश ये को गलत बांटने का बातें, काम किया, गलत ठीक है, दिशा में देश न को ले जाइए। बांटने का काम किया। सुनने की क्षमता ऐसी नहीं है, आप विचारधारा नहीं से चाहते नहीं कि चलता जनता है। मेरी देश आपकी को अखंड सच्चाई बोलते हो, जनता के सामने आप आए। देश को अखंड हमेशा बोलते हो। आप मुझे जनता आप के बता दो, सामने अपना देश आपकी अखंड कब सच्चाई था? आए। आपको देश मालूम अखंड है मुझे बता दो समाजवाद आप। का इतिहास जानते हैं? भारत अखंड अगर कब था जानते मुझे हो बताओ तो ना। बताइए कि बताओ ना 91 मुझे, में, कब अखंड 91 था? में समाजवादी आप का अखंड बैलाज बोलते किसने हो, लिखा? अखंड करते हो, समाजवादी फिर पार्टी का विधान कहते हो कि किसने हम तैयार अखंड किया? भारत को अरे एक खंड में आपने सब बनाएंगे। छीन भारत झपट अखंड किया है है ही भाई। नहीं। आप क्या किया है? लेकर पूरी समाजवादी पार्टी अरे को आप साथ ही भारत को, चले गए। आप ये भारतवर्ष को बाकी बेचिए। तो मैं तो लिस्ट पूर्वांचल पढ़ा और मैं मध्यांचल, ऐसा दूंगा कि पूरा क्या पलट हो गया पूरा आपकी। पूरा लिस्ट पश्चिमांचल सुनते ही तरसते रह गया आप कि तुरंत ही क्या उधर हुआ ले लिए। समाजवादी के साथ। लिस्ट जब मैंने लिस्ट समाजवाद के पढ़ा, साथ आपने जो लिस्ट चीज हरण जब किया मैंने है। पढ़ा, अरे तो लिस्ट आप सुन लोग क्यों नहीं रहे जानते थे? हैं भाई, लिस्ट आपको लोग सुनना जानते हैं, चाहिए आपको था, नहीं उसमें कुछ मालूम। आप ज्ञान की नए बातें लोग, निकल के आप आती। चाहते हैं आपका कि पीढ़ीवाद समझ में लाठी के आता, बल पर सत्ता भारतीय जनता पार्टी ले का ले पीढ़ीवाद समझ और में फिर आता। से वही कोई गुंडई किसी का भी राज चलिए करें, ठीक है, अब नहीं आप आने लोग किसी वाले आरोप हैं। प्रत्यारोप के मैं बीच लिख में के दे चर्चा रहा यही हूं। समाप्त करूंगा। आप लोगों का बहुत हमारे शुक्रिया जो अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा भाई बनने के हमारे लिए। हैं। हालांकि बूथ मैनेजमेंट के सहारे अब कौन सी पार्टी सत्ता तक पहुंचती है देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपनी कवायद शुरू कर दी है और इस बार भी क्या 2017 जैसी सफलता मिलेगी ये आने वाले भविष्य में तय होगा। आज सवाल तो बनता है, मैं मेरे साथ फिलहाल इतना ही।